पक्ष विपक्ष में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। देश के सबसे बड़े राज्य यानी यूपी के विधानसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल महिलाओं पर दांव खेल रहा है। चुनाव इस वक्त आधी आबादी बनाम आधी आबादी हो गया है, यानी अब पुरुषों के साथ साथ महिला वोटरों को लेकर भी राजनीतिक दल काफी गंभीर हो गए हैं। शायद अब राजनीतिक दल ये जान गए हैं कि सत्ता की कुर्सी में महिला वोटर एक निर्णायक भूमिका में आ गई हैं। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि महिलाओं ने खुद को एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर सामने रखा है। ऐसे में हर राजनीतिक दल चुनावी मैदान में इनका साथ पाने की जुगत में लगा हुआ है। इसी को देखते हुए सबसे पहले कांग्रेस की महासचिव और यूपी चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2022 यूपी चुनावों में महिला कार्ड खेला। प्रदेश की महिलाओं को साधने के लिए प्रियंका ने बड़ा दांव खेलते हुए ऐलान किया कि विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र भी जारी किया है। वहीं महिला शक्ति संवाद और लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे नारों के जरिए कांग्रेस की खोई जमीन पाने की कोशिश में प्रियंका गांधी जुटी हुई हैं। वैसे अगर पिछले 3 विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो हर बार राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है। बीजेपी इस क्रम को तोड़ने में जुटी हुई है। यही वजह है कि आधी आबादी पर नजर उसकी भी बनी हुई है। पिछले मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से संवाद किया और 1000 करोड़ रुपयों की आर्थिक राशि ट्रांसफर की। पीएम मोदी के मुताबिक ये राशि महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उन्हें दी गई। बीजेपी सरकार का दावा है कि पिछले 5 सालों में महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और बेहतर कानून व्यवस्था बनाने में योगी सरकार ने बड़ी भूमिका निभाई है। हाल ही में बीजेपी द्वारा शुरू हुए नए अभियान कमल शक्ति संवाद के जरिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपने पाले में लाने की भी कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अब मुस्लिम महिलाओं को साथ लाने का प्रयास तेज कर दिया है। मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए आरएसएस सक्रिय है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक और संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने इस सिलसिले में मुस्लिम महिलाओं के साथ दिल्ली में बैठक की। उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जो मुस्लिम महिलाओं से सीधे तौर पर जुड़े हैं। इस बैठक में मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में इंद्रेश कुमार ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं सोशल मीडिया के जरिए और अन्य बैठकों के जरिए संदेश देंगी जो लोगों को संघ और बीजेपी की सही तस्वीर दिखाने की कोशिश का हिस्सा है। संघ नेता ने बताया कि बैठक के दौरान मुस्लिम महिलाओं ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, अदालत और मोदी सरकार को 3 तलाक के दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद किया। यूपी में पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2012 और 2017 में महिला वोटरों को राजनीतिक दलों को सत्ता हासिल करवाने में अहम भूमिका निभाई है। दोनों ही विधानसभा चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत अधिक रहा। 2012 में अखिलेश को महिलाओं का साथ मिला, जिसकी बदौलत वो पहली बार बिना किसी के सहयोग के सत्ता में पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं 2017 में महिलाओं ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया, जो बीजेपी समाजवादी पार्टी को बाहर कर बम्पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक यूपी में करीब 6 करोड़ 66 लाख महिला मतदाता मौजूद हैं। यही वजह है कि चुनावी पैतरणी को पार लगाने में हर कोई महिला वोटरों को साधने की कोशिश में लगा हुआ है। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अब आने वाले चुनावों में आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने में लगी हुई हैं और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ तिवारी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। ऋषभ तिवारी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। अब हम देख रहे हैं कि जैसे तमाम जो सियासी दल हैं महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जहां प्रियंका गांधी ने 40% आरक्षण देने की बात करी है, और वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे थे और उन्होंने वहां महिलाओं से संवाद किया। तो क्या लग रहा है कि इतिहास देखते हुए, क्योंकि महिलाएं जिसका साथ देती हैं वही सत्ता में आता है, ज्यादा तो वोटिंग प्रतिशत होता है वो महिलाओं का ज्यादा जिस पार्टी के लिए होता है वही सत्ता में आता है, हम अगर इतिहास देखें तो क्या यही कारण है इसके पीछे? देखिए, आपने बहुत और जिसमें से कुछ बात मुझे लगता है मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे देश में नारी शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है देश के क्षेत्र में, चाहे वो चुनाव प्रणाली की बात हो, चाहे गृहस्थी चलाने की बात हो,
है आप कदम में कदम मिलाकर देश निर्माण के अलग अलग भूमिकाओं में ये देखा में से कहीं से कोई दो राय नहीं है कि नारी शक्ति आज के डेट में काफी इम्पावर होके देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही है। उसी का एक प्रक्रिया चुनाव भी होता है, वोटिंग करना भी होता है। तो मुझे लगता है इसमें से कहीं से कोई शक नहीं होना चाहिए कि महिलाओं तक सरकार की अच्छी योजनाएं पहुंचे, महिलाओं तक सरकार की अच्छी बातें पहुंचे और सरकार उनके लिए क्या कार्य कर रही है उन तक जानना, पहुंचाना जरूरी होता है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। आपने कहा कि महिलाओं को लुभाने के प्रयास किया जा रहा है पार्टियों के द्वारा। कौन पार्टी क्या कर रही है मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए राजनीति कतई नहीं करती है और चुनाव को देखकर ना तो हम कोई नीति तैयार करते हैं ना तो हमारा कोई नियत होता है। हम हर वो विषय पे वर्क कार्य करते हैं जो अंत्योदय सोच के साथ अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास पहुंचे, हमारी प्राथमिकता यहां तक रहती है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसे चुनाव से कोरिलेट अगर करेंगे तो ही ये सही होगा। देखिए, चुनाव से इसलिए कोरिलेट किया जाता है ना, क्योंकि जब चुनाव आते हैं उसी वक्त पर जो तमाम योजनाएं होती हैं उनको लाया जाता है और जब चुनाव चले जाते हैं तो वो योजनाएं कहाँ जाती हैं किसी को पता नहीं होता है, महिलाओं को कोई उसका फायदा नहीं पहुंचता है। जी बिल्कुल, इस पे जवाब ले लें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना की शुरुआत झारखंड प्रदेश से हुई थी जो केंद्र की योजना थी, लेकिन उस समय झारखंड में कोई भी चुनाव नहीं था। तो हमें हर रूप से केवल चुनाव से किसी योजना को कोरिलेट कर दे, मुझे लगता है ये गलत होगा। हर एक योजना का एक टाइम निर्धारित होता है। 5 साल की सरकार चलती है, 1 साल में कुछ और आपको दिखेंगे, 2 साल में कुछ और दिखेंगे। टाइम स्लैब के हिसाब से योजना आती है। इसी दौरान इलेक्शन भी आते हैं। संयोग ऐसा बनता है कि इलेक्शन के दौरान कुछ योजना आपको दिख जाते हैं और जो काफी अच्छे होते हैं, तो अगर चुनाव से हम मीडिया पर तो उसे कोरिलेट कर देते हैं। तो मुझे लगता है इसे चुनाव से ना देखें, इसे इस रूप से देखें कि इससे महिलाओं का विकास किस रूप से होगा, राज्य का निर्माण किस रूप से होगा। महिलाओं का विकास हो पा रहा है इन योजनाओं के जरिए, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। चलिए आऊंगी आपके पास ऋषभ। प्रियंका जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब क्या लग रहा है, अब जिस तरीके से महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए, ये सिर्फ चुनावों के मद्देनजर हो रहा है या वाकई में महिलाओं का ख्याल है पार्टियों को? क्योंकि प्रियंका गांधी भी अब 40% आरक्षण देने की बात कर रही हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ये काम तो आज हो रहा है, ये तो सिर्फ उसका परिणाम है। पिछले 5 साल से प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की हर एक आम व्यक्ति के दुख दर्द में जिस तरह से वो शामिल है, उसे सीधी तौर पर यह लगता है कि उन लोगों से जिस तरह से कनेक्ट किया है, उनकी समस्याओं को समझा है, स्पेशली महिलाएं और लड़कियां और बच्चियां हैं जो अपने आप को उत्तर प्रदेश में अभी सुरक्षित महसूस करने में भी दिक्कत महसूस कर रही है। उस हिसाब से मैं कहना चाहूंगी जिस तरह से महिलाओं के लिए जो रोजगार की बात की गई थी, जो भी चीजें की गई थी वो पूरी नहीं की गई। इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात की, पर उज्ज्वला योजना में हकीकत क्या है कि आपने उनसे खुद वसूल कर लिया। आपने फ्री सिलेंडर बांटा पर गैस के प्राइस इतने बढ़ा दिए कि आदमी उन सिलेंडर को दोबारा भरवा भी नहीं सकता और जो भरवा रहा है उससे आप डबल दाम वसूल कर रहे हैं, यानी आप उनसे ही लेकर उनको फ्री में बांट रहे हैं। तो ये जो बहलाने और फुसलाने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसकी अब अंत हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होना चाहती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने यह घोषणा की है कि 40% राजनीति में जो भागीदारी होगी, जो टिकट बंटवारे की भागीदारी होगी, उसमें महिलाओं को वो दिया जाएगा। तो आज महिलाओं को बढ़ चढ़कर उनके बारे में बात की जा रही है, उन्हें उनकी समस्याओं को समझा जा रहा है। उसको निराकरण के लिए अनेक तरह की जो है एक पूरा बुकलेट तैयार की गई है जिसे महिला विधान घोषणा पत्र के नाम से हमने लॉन्च किया है, जो गांव-गांव में जाएगा, ब्लॉक तक जाएगा और 403 जितनी भी विधानसभाएं हैं उन सब में जाएगा और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा और ये बताया जाएगा कांग्रेस पार्टी किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरीकों से। जी चलिए ठीक है, आप मैं कहना जी कहिए अपनी बात। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो चुकी है कि उन्हें भी आज महिलाओं की, इस देश की आधी आबादी की बात करनी पड़ रही है। आज उन्हें सम्मेलन करने पड़ रहे हैं, आज उन्हें उनके लिए जो है अनेक घोषणाएं करनी पड़ रही हैं। तो ये प्रियंका गांधी जी के बेटी जो बेटियों के लिए, इस देश की बेटियों के लिए, उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए जिस तरह से उन्होंने घोषणाएं की हैं, उसके बाद
सबको, अन्य पार्टियों को। तो प्रियंका जी, आपको क्या लग रहा है, अब जब महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के जरिए, तो क्या चुनावों में आपको काफी फायदा इस बार पहुंचने वाला है? क्योंकि क्या स्थिति कांग्रेस की फिलहाल उत्तर प्रदेश में है वो तो सभी जानते हैं, क्योंकि पिछले चुनावों में भी हमने देखा था कि क्या हालात थे। आपने सपा के साथ मिलकर जो चुनाव लड़ा था तो उसमें क्या हालात बने थे, क्या नतीजे थे, वो सबके सामने थे। तो ऐसे में इस वजह से क्या महिलाओं को इस बार साधने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से कि शायद कुछ सीटें आ जाएं? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी, जिस तरह से हमने इस बार कोई गठबंधन नहीं किया है और हमें लगता है कि गठबंधन से जो हमें नुकसान हुआ है वो अब हम उसको कवर अप कर सकेंगे। तो इस बार हम पूरी 403 विधानसभाओं पर अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, जिसमें 40% महिलाओं की भागीदारी है। और महिलाओं की भागीदारी जरूर इस राजनीति को नई दिशा और दशा देगी, क्योंकि जब महिलाएं एक्टिव होंगी, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी हैं, आज घर से लेकर बाहर तक महिलाएं हर जगह काम कर रही हैं और महिलाएं डिसीजन मेकर हैं, तो फिर वो विधानसभा में क्यों नहीं पहुंच रही हैं? विधानसभा में पहुंच सकती हैं और वो डिसाइड कर सकती हैं। ठीक है, ऋषभ जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, ऋषभ जी अपनी बात रख सकते हैं, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए मेरी बड़ी बहन ने काफी कुछ महिला सशक्तिकरण की बात कही, प्रियंका गांधी जी की महिलाओं के प्रति सोच की बात कही। अच्छा है अगर ये चैनल पर बैठ के इन सोच की बात कर रही है तो, लेकिन मैं बता दूं, ये प्रियंका गांधी जी की बात कर रही हैं, महिलाओं की इंपावरमेंट की बात कर रही हैं। प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी से आती हैं और कांग्रेस पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके पार्टी के एमएलए अभी फिलहाल में बयान दिया था कि महिलाओं के साथ अगर रेप हो और उनको अगर वो कंट्रोल ना कर सके तो उनका मजा ले। क्या ऐसे सशक्तिकरण लाएंगे महिलाओं की? क्या ऐसे सुरक्षा देंगे ये महिलाओं की? और प्रियंका गांधी जी वहां पे चुप क्यों रहती हैं जब झारखंड में आदिवासी मासूम बच्चों का बलात्कार किया जाता है? प्रियंका गांधी जी वहां चुप क्यों रहती हैं जब केरल में हत्या कर दी जाती है? प्रियंका गांधी वहां चुप क्यों रहती है जब बंगाल में दिन दहाड़े जला दिया जाता है महिलाओं को? केवल चलिए, प्रियंका गांधी जी तो चुप रहती है, लेकिन आपकी सरकार, आप लोग क्या करते हैं ये बताइए ऋषभ जी। चलिए, प्रियंका गांधी चुप रहती है, चलिए ठीक है, फिलहाल सत्ता में तो कांग्रेस नहीं है ना, सत्ता में तो आप है ना, आप लोग क्या करते हैं ये बताइए। मैम आप पता कर लें, आप झारखंड में कांग्रेस शासित राज्य है और आप कृपया करके आप पता कर सकते हैं जन्म के साथ हाथरस की आप बात कर लीजिए। डिपेंड ये करता है, अगर रेप और हत्या होती है तो वो एक दुखद घटना होता है, उसे ये देखकर हम जज करेंगे। जहां पे भाजपा शासित राज्य, चलो वहां मौका मिला हमें राजनीति करने का, बाकी जगह हत्या नहीं है। चलिए, हत्या है और रेप है हर राज्य में, लेकिन जिसकी सरकार होती है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है इस पर लगाम लगाने की। ऋषभ जी, जिसकी सरकार होती है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। चलिए, वो राजनीति कर रही है, वो विपक्ष में है, विपक्ष राजनीति करेगा, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है ना। चलिए जवाब ले लेते हैं, क्या कह रही है प्रियंका जी? देखिए, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, इन्हीं के मंत्री और इन्हीं के जो सांसद हैं वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं कि जो महिलाएं राजनीति में जाती हैं वो लोगों का बिस्तर गर्म करके जाती हैं। तो इस तरह की अभद्र टिप्पणियां जो करी जाती हैं उस पर कोई महिला भी नहीं निकलती और कोई इनका नेता भी नहीं निकलता। ये इनकी सोच है। ये इस तरह की पार्टी है जो महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करती है और उसके बाद माफी तक नहीं मांगती है। और आप देखिए कि किस तरह से महिलाओं के कपड़ों पर, महिलाओं को कैसे कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, ये इनकी पार्टी का कल्चर है, जिस पर ये शर्मिंदा भी नहीं होते और खुलेआम अगर इनसे आज पूछिए तो ये माफी मांगने को भी नहीं तैयार होते। ये पूरी तरह से उनसे कट ऑफ कर लेते हैं। महिला मंत्रियों की बात मैं करूंगी कि जिस तरह से हाथरस में एक केस हुआ जिसमें उस बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, परंतु उसको ये घोषित किया गया कि उसका कोई रेप नहीं हुआ और इसमें उनका पूरा पुलिसिया तंत्र और पूरी सरकार इस तरह से लिप्त थी कि उसको जो है पूरी तरह से अब तमाम सियासी पार्टियां आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही हैं इस बार के चुनावों में। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, कहिए। जी मैम, देखिए दो विषय मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता के समक्ष रखना चाहूंगा। निगेटिव राजनीति का स्तर हमें नहीं बढ़ाना है और जनता के बीच हम पॉजिटिव सोच के साथ जाएंगे। हमने जो विकास के कार्य किए हैं उसको लेकर जाएंगे और हमें ये बताने में बिल्कुल भी कहीं से कोई दुविधा नहीं है कि हमने महिलाओं के लिए काफी मजबूती से कार्य किया है। लेकिन कोई भी बात रखने से पहले एक विषय मैं जरूर रखूंगा, जिसके हमारी बड़ी बहन जो बैठी हुई है उन्होंने इस बात पे बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दिया कि उस एमएलए के प्रति इनका क्या स्टेटमेंट है जिन्होंने कहा रेप पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो मजे ले ले। नहीं, आप इस पे क्यों नहीं बहन जी जवाब देती हैं? क्या आपको ये स्टेटमेंट सही लगता है? क्या बात कही? नहीं, मुद्दा महिलाओं का है तो महिलाओं के अंतर्गत ये मुद्दा आता है और ये मुद्दा महिलाओं को साधने के लिए आखिर राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव आ गए हैं तभी क्यों इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के योजनाओं के ऐलान कर रही है? देखिए ऋषभ जी, मेरी बात सुनिए आप।
यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि किसने क्या कहा, कब कहा, वो बयान उस वक्त दिया, उस वक्त बात पार्टी है, किसानों को जी कुचल देती है। चलिए ठीक है प्रियंका जी, जिनके साथ रेप होगा उनको फिलहाल किसानों की भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। प्रियंका जी ऋषभ जी फिलहाल आप लोग मुद्दे पे रहे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। डिबेट छोड़ के जाना पड़ेगा। जी मैम बताइए। जी मैं यही कह रही हूँ, फिलहाल मुद्दे पे रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रियंका जी आपसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। जिसने कब क्या बयान दिया, फिलहाल हम उस वक्त की बात अभी नहीं कर रहे हैं ना। कृपया मुझे अपनी बात रखने दे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। डिबेट की प्रणाली को कृपया करके आप दोनों इकट्ठे बोलेंगे ना तो किसी को किसी की बात समझ में नहीं आएगी, ना ही जनता को आपकी बात समझ में आएगी। प्रियंका जी आप 2 मिनट शांत रहिए, ऋषभ जी अपनी बात रखिए, फिर प्रियंका जी बात जी बिल्कुल जी। मैम देखिए, दिक्कत ये है कि हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, विपक्ष हो या उनसे उनके माइंडसेट के जो सो कॉल्ड हम जिन्हें इंटेलेक्चुअल श्रेणी के कुछ लोग कहते हैं, उसे वो चुनाव से वोट से जोड़ना शुरू कर देते हैं। हमें ये देखना होगा कि महिलाओं के बारे में आज तक हमने पिछले 70 सालों से अनेक बात सुनी है और काफी लोगों ने तरह तरह की बातें कही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजादी के इतने साल के बाद भी कोई अगर महिलाओं का उनके घर में उनके शौचालय तक की चिंता संपूर्ण रूप से किसी ने नहीं की, तो ये कौन सी पार्टी ने नहीं की थी? किसकी इतने दिनों से सरकार थी? अगर इतने साल के बाद भी अगर शौचालय की महत्व रूप से चिंता हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्य करने का प्रयास किया है। 18,000 ऐसे गांव थे जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची थी, जिसके कारण न जाने कितनी समस्या गांव में हो रही थी, वो किसके शासनकाल में नहीं हो सका? इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज 70 साल का जिक्र इसलिए होता है, और मैं इसलिए हर बार यह कहता हूं डिबेट में, क्योंकि इनके कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ही कहते थे कि 70 साल में ऐसा नहीं, हमने नहीं किया, हमने बहुत कार्य किया। तो मैं भी कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी के उस भाषण को आपके समझ दोहराना चाहूंगा कि कभी इस बात से भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता नहीं मुकर सकता कि पुरानी सरकार ने कोई भी प्रयास नहीं किया है राष्ट्र के भले के लिए। बिल्कुल किया है, लेकिन जहां देश को 4 रोटी 2 रोटी की जरूरत थी, वो आधा रोटी खिलाया गया, बाकी 1.5 रोटी कांग्रेस के संपूर्ण विकास में दिया गया। अफसोस यहां है और सवाल यहां खड़ा होता है और हमेशा सवाल खड़ा होगा। चलिए ठीक है, देश को कुपोषण की तरफ बढ़ाने का किसी ने प्रियंका जी अब अपनी बात रख सकते हैं आप। देखिए इनको शर्म आनी चाहिए सब बोलते हुए। कुपोषण में आज विश्व में जो है ना 101 नंबर पर है हमारा देश, और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मैम एग्जाम्पल समझा कीजिए कम से कम, एग्जाम्पल समझा कीजिए कम से कम। शर्म आनी चाहिए और हमें शर्म नहीं आती, क्योंकि हम सैनिकों पे, डॉक्टरों पे, उनके सस्ती पे सवाल खड़ा नहीं करते। हम ये सवाल नहीं खड़ा करते कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक एक एक करके बात करिए। ऋषभ जी जब आप बोल रहे थे तो प्रियंका जी चुप थी, तो आप शांत रहिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। हम सवाल नहीं खड़ा करते कि बीजेपी की वैक्सीन मत लो, हम वैक्सीन को बर्बाद नहीं करते, चाहे मुद्दा हमारे डॉक्टर का हो, आप दोनों बोल रहे हैं किसी की बात समझ में नहीं आ रही, ना ही आपकी बात जनता तक पहुंच रही है। प्रियंका जी, ऋषभ जी, आप दोनों की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। एक एक करके बात करेंगे तो बात समझ में आएगी। ऋषभ जी जब आप बोल रहे थे तो वो चुप थी, अब आप चुप रहिए। प्रियंका जी आप बोलिए। देखिए वो पार्टी है जो महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का 80% बजट सिर्फ जो है पोस्टर में खर्च करती है, और उसी के माध्यम से ये दावे करती है कि हमने बेटियों की सुरक्षा भी कर ली। तो ये ऐसी पार्टी है जो सिर्फ प्रचार प्रसार के माध्यम से जिंदा है आज, अदरवाइज इसकी कोई पहचान नहीं है। अगर आप जमीनी हकीकत देखें तो किसान परेशान, इस देश की बेटियां परेशान, नौजवान परेशान। रोजगार के नाम पर इन्होंने कहा कि हम 70 लाख रोजगार देंगे, आज 5 साल होने को आ रहे हैं, रोजगार की बात क्यों नहीं करते? उसमें बेटियां कहाँ हैं हमारी? जब आप रोजगार नहीं देंगे, उनको सम्मान नहीं होगा, उनके पास 2 पैसे नहीं होंगे, तो ना आर्थिक विकास होगा ना सामाजिक विकास होगा। और राजनीति में तो आप भूल ही जाइए कि ये बीजेपी पार्टी कभी राजनीति में महिलाओं के विकास की बात करेगी, क्योंकि ये महिलाओं को हमेशा से एक 2म दर्जे का नागरिक समझती रही है इस देश का। और इस पार्टी की खासियत ये है कि इसमें महिलाएं भी निकलकर सामने नहीं आती। कुछ महिलाओं ने, जो इनकी मंत्री हैं, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। आज उनका वीडियो वायरल किया जाता है, उनसे पूछा जाता है महंगाई के लिए, तब जो वो सिलेंडर में लौकी बांध के बैठी रहती थी वो आज कहाँ है? आज उनका मुंह नहीं फूटता है कि वो ये नहीं बोलने के लिए उपस्थित है कि महंगाई क्यों बढ़ गई। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए का मिलता था वो आज 1000 रुपए का मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े हुए हैं, घर चलाना मुश्किल है। सरसों का तेल आप देखिए, सरसों का तेल जो सरसों उगाता है वो किसान, वो अगर मार्केट में खरीदने जाता है तो वो उसको समझ में आता है कि जो सरसों मैंने उगाई थी ये क्या उसमें जो है 4 चांद लगा कर 200 रुपए किलो बेच रहे हैं उस तेल को, और जो उसको कौड़ियों के मोल उसको दाम मिलता है। किसान को एमएसपी नहीं दे पाए हैं,
इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज ये जनता के बीच जाने के लिए लायक नहीं है, किसानों के बीच जाने के लिए लायक नहीं है। किसान अगर ये बीच में जाएंगे तो ये किसान पूछेगा ना कि जिस मंत्री ने के बेटे की गाड़ी से चल के नीचे दबकर जिन किसानों की हत्या की गई है उन किसानों नहीं, को अच्छा ये प्रियंका जी भरपाई एक बात करने के लिए बताइए तैयार आप नहीं मुझे, है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए कुछ नहीं करा बीजेपी ने, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने क्या किया महिलाओं के लिए? और जैसे कि अब आप बात कर रही हैं, प्रियंका गांधी 40% आरक्षण देने की भी यहाँ पर बात कर रही हैं, लेकिन अब जब चुनाव होते हैं तभी क्यों याद आती है महिलाओं की? ये समझ में नहीं आया। देखिए, मैं महिलाओं की अगर बात करूं तो महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा का अधिकार दिया, रोजगार दिया, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है विधवा विवाह जैसे जो है कार्यक्रम किए गए, और जो है अल्प आयु में विवाह हो जाते थे उसके लिए कानून बनाया, हर चीज के लिए कानून बनाया, सती प्रथा के लिए कानून बनाया, महिलाओं के विकास के लिए तत्पर लगी रही, महिलाओं को राजनीति में आगे चलिए बढ़ाया। ठीक है, चलिए ठीक है प्रियंका जी, अभी समय की कमी है मेरे पास। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऋषभ जी बहुत संक्षिप्त में अपना जवाब दीजिए, बहुत संक्षिप्त में अपना जवाब दीजिए, अभी समय की कमी है, समय नहीं है मेरे पास। प्रियंका जी आप अपनी बात रख चुकी हैं, आप शांत हो जाइए। मैं नहीं बोला, उम्मीद करता हूँ चलिए, मेरी ठीक बड़ी है। बहन भी बीच में नहीं बोलेंगी। चलिए कहिए ऋषभ जी, जी। सबसे पहली बात, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी जिन्होंने लोकसभा के अंदर 33% महिलाओं के लिए आरक्षण लाने का कार्य किया। मैम इतने साल तक आपकी सरकार थी, कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात, बीच में नहीं बोला था दीदी, कौन सा प्लीज आरक्षण कृपया लागू शांत किया आपने? रहे। बीच में नहीं बोला हूँ मैं, नहीं, कृपया कब शांत लागू कर रहे। दिया आपने आरक्षण? प्रियंका जी समय नहीं है मेरे पास, जल्दी से ऋषभ जी बोलिए अपनी बात। आप कांग्रेस पार्टी की ये डिफॉल्ट है, पढ़ के नहीं आते हैं चैनल पे, बिना पढ़े आ जाते। राहुल गांधी उनके मुखिया भी ऐसे ही हैं, कितने स्टडी करके चैनल पे आया कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिन्होंने सुकन्या योजना के तहत 1 रुपए में 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस देने का किसी ने कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को 18 साल के बाद, चाहे उनके प्राथमिक शिक्षा के बाद जो बड़े एजुकेशन के लिए जाते हैं, 22 लाख रुपए का योजना लॉन्च करने का किसी ने कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल आज हम बात कर रहे थे किस तरीके से महिलाओं को साधने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं, राजनीतिक दल अब महिलाओं को साध रहे हैं, आधी आबादी को साधने में जुटे हुए हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर किसे इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है इस बार के चुनावों में। फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।